बच्चों, जैसा कि अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 3 व्याकरण, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। हमने इसके पहले भी आपको बताया था कि आप चैप्टर 1 और 2 पढ़ चुके हैं, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। और हमने अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद के बारे में जो वीडियो नंबर 1 भेजा था उसे आपने देखा भी होगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से पिछला फीडबैक दे देते हैं कि जो हम लोगों ने देखा सुना उसे समझ में आया कि नहीं आया। तो एक बार फिर से आपको रिपीट कर दे रहे हैं कि हम लोग पढ़ेंगे अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। तो वाक्य कैसे बनता है हमने आपको बताया था कि कई शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं, जिसका अर्थ सार्थक होना चाहिए। उसी तरह शब्द कैसे बनते हैं, कई वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही शब्द कहते हैं। और उसी तरह कई सार्थक शब्दों के समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय स्पष्ट करे उसे ही वाक्य कहते हैं। और इन्हें बनाने के लिए किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, आइए देखते हैं। वाक्य को रचना शब्दों पदों के योग से होते हैं। वाक्य अपने में पूर्ण तथा स्वतंत्र होता है, यानी जब कोई भी वाक्य होता है वो अपने आप में स्वतंत्र होता है, वह पूर्ण होता है। क्योंकि अगर कोई अर्थ स्पष्ट हो रहा है, कोई आशय स्पष्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वह वाक्य पूरा होता है। जैसे अभी हमने आपको उदाहरण बताया था कि सुंदर पक्षी वृक्ष पर बैठा है या वृक्ष पर सुंदर पक्षी बैठा है, तो ये आपका वाक्य कंप्लीट है, इसमें आपको आशय स्पष्ट होता है। और हमने आपको ये भी बताया था कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। और नंबर 1 ने बताया था कथनात्मक या विधानवाचक वाक्य, इसकी परिभाषा भी हमने आपको बताया था। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। समान कथन या किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति अवस्था का बोध कराने वाले अथवा सामान्य सूचना देने वाले वाक्य कथनात्मक वाक्य या सकारात्मक वाक्य कहे जाते हैं। हमने इसका एक्सरसाइज भी आपको बताया था। लड़कियां नृत्य कर रही हैं, मेरी बहन बहुत बीमार थी, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। यानी किसी व्यक्ति की विशेषता बताने के लिए हमें सकारात्मक या कथनात्मक वाक्य का प्रयोग करना होता है। यानी हमारा कोई भी वाक्य होता है जो किसी व्यक्ति की विशेषता प्रकट कर रहा है, उसे हम कथनात्मक, सकारात्मक या विधानवाचक वाक्य कहते हैं। फिर सेकंड हमने आपको बताया था नकारात्मक या निषेधवाची वाक्य, इनको निषेधात्मक वाक्य भी कहा जाता है। इन वाक्यों में कथन का निषेध किया जाता है। सामान्यतः हिंदी में नकारात्मक वाक्यों में नहीं, न, मत लगा होता है। जैसे वे बाजार नहीं गए, ये आपका नकारात्मक वाक्य है। अगर इसी को हम नहीं हटा देते हैं तो वो आपका कथनात्मक वाक्य कहलाता है। मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि इसके अलावा हिंदी में नकारात्मक वाक्य और भी कई तरीके से बनाए जाते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि जैसे हम किसी काम को सीधे नहीं मना कर सकते हैं, तो उसका हमारे दूसरे शब्दों के द्वारा ऐसा लगता है कि हम उस कार्य को करना नहीं चाहते हैं। जैसे आपका एक्सरसाइज है, देखिए, मैं थोड़ी ही डरता हूँ उनसे। कहने का तात्पर्य है कि मैं उनसे नहीं डरता हूँ, तो ये सीधा नहीं कर सकता इंसान, तो इसलिए कहता है कि मैं थोड़ी ही डरता हूँ उनसे। यानी उसी बातों को वो थोड़ा घुमा कर कहते हैं, इसीलिए ये भी आपका निषेधात्मक या नकारात्मक शब्द कहलाता है। जैसे दूसरा एक्सरसाइज है, मैं तो वहाँ जाने से रहा। यानी लोग कहते हैं कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, लेकिन वो सीधा न कहकर वो ये कहता है मैं वहाँ जाने से रहा। इसका मतलब यही क्लियर होता है कि वह वहाँ जाना नहीं चाहता है। उसके बाद है, अब तुम मेरे घर क्यों आओगे। इसका मतलब तुम मेरे घर नहीं आओगे।
ओके, ये तो आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया कि हम लोग नकारात्मक 2 प्रकार से वाक्य बना सकते हैं। पहला सीधा सी शब्दों में हम लोग कहते हैं कि वे बाज़ार नहीं गए, और आप इधर बैठो, आप इधर ना बैठो, और तुम घूमने मत जाओ। ये हमारा सीधा शब्दों के द्वारा वाक्य होता है। लेकिन कुछ वाक्य होते हैं जिन्हें हम इनडायरेक्टली मना करते हैं और इनडायरेक्टली नहीं करना चाहते हैं, उससे भी हम लोग नकारात्मक वाक्य कहते हैं। और बच्चों, हम आपको सबसे पहले ये भी बता देना चाहेंगे कि आपको जो भी एक्सरसाइज हम आपको बोल रहे हैं या जो वाक्य के आधार पर 8 के भेद के बारे में बता रहे हैं, आपको सभी के 10 एक्सरसाइज अपने फेयर कॉपी में करना है। जैसे अभी हमने आपको 2 बताया, तो उससे आप दोनों भेदों के बारे में 10-10 एक्सरसाइज अपने कॉपी में करेंगे। उसके बाद थर्ड है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्न तो सभी को क्लियर हो जाता होगा कि प्रश्नवाचक वाक्य कौन सा कहलाता है। आइए देखते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों में वक्ता कोई न कोई प्रश्न पूछता है। जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए, अर्थात किसी से कोई बात पूछी जाए, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, ऐसे प्रश्नवाचक जिनका उत्तर केवल हाँ या ना में होता है। यानी आपका जो प्रश्नवाचक वाक्य है वो 2 प्रकार से किए जाते हैं। एक है आपका जिनका आप हाँ या ना में आंसर देते हैं, और एक आपका होता है जिन्हें आपको पूरे वाक्य में आंसर देना होता है। तो आइए देखते हैं इनमें क्या प्रश्न शब्द लगकर वाक्य के आरंभ में आता है। यानी जहाँ पर हाँ या ना का उत्तर देना होता है, वहाँ वाक्य के आरंभ में यानी पहला शब्द आपका प्रश्नवाचक होगा। जैसे क्या यह खाना खा रही है, क्या वह वहाँ जा रहा है, क्या तुम नहीं गा रही हो, क्या तुम नहीं सो रही हो। ये आपको सिर्फ इसका आंसर हाँ या ना में देना होता है, ना कि आपको पूरे वाक्य में देना होता है। उसी तरह अन्य प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। जैसे यहाँ पर जब आपको पूरे वाक्य में उत्तर देना होता है, तब वो प्रश्नवाचक चिन्ह वाक्य के बीच में आता है। जैसे आइए देखते हैं, आप लोग वहाँ से क्यों जा रहे हैं। अब क्यों जो है आपका वो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है बच्चों। तो इसलिए ये आपके वाक्य में बीच में प्रयोग किया गया है, इसलिए आपको यहाँ पर पूरा आंसर देना होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप लोग यहाँ से क्यों जा रहे हैं, तो आप इसका आंसर हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। इसलिए इसका आंसर आपको पूरा देना होगा कि आप यहाँ से क्यों जा रहे हैं। फिर है तुम कहाँ रहते हो। अब आप कहाँ रहते हो बेटा, तो आपको तो पूरा अपना एड्रेस देना होगा। तो ये आपको अपने पूरे वाक्यों के माध्यम से ही आंसर देना होता है। फिर आपका और एक्सरसाइज देखिए, आपको कहाँ जाना है। अब आपको कहाँ जाना है, उस प्लेस का नाम बताना होगा, तभी वो आपके मन की बातों के यानी आपके भावों को समझ पाएगा। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। सभी प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अनिवार्य रूप से लगाया जाता है। और एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा बेटा, क्योंकि अगर हाँ या ना में आंसर देना हो या आपके पूरे वाक्यों में आंसर देना हो, आपको दोनों हालात में वाक्य के अंत में ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपका जहाँ पर हाँ या ना में आंसर देना है, जैसे कि हमने क्वेश्चन किया क्या वह खाना खा रही है, तो ऐसा नहीं कि आप क्या के बाद ही क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, उसके बाद पूरे सेंटेंस को लिखिए, तो वो आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन हाँ या ना में देना हो या पूरे वाक्य में देना हो, क्वेश्चन मार्क आपका वाक्य के अंत में ही लगाया जाएगा। इसके भी आप 10 एक्सरसाइज अपने शब्दों में बना के लिख लीजिएगा।
या अपने आधार पर वाक्य बनाइएगा, इसे अपने फेयर कॉपी में करिएगा, क्योंकि जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम सारे एक्सरसाइज आपको भेज देंगे और आपको अपने अनुसार करना है। क्योंकि हम इसलिए एक्सरसाइज करने के लिए बोल रहे बेटा आपको कि जब आप 10 एक्सरसाइज किए रहेंगे तो आपको नियम भी पता रहेगा और आपको ये भी याद रहेगा कि इस किस भेद के एक्सरसाइज है, ताकि उसको आप आराम से कर लीजिए। और कुछ एक्सरसाइज ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा सा आपको संदेह होगा, क्योंकि उसमें कुछ थोड़ा सा सेंटेंस में परिवर्तन करना होता है, तो हो सकता है वो आपको समझ में ना आए, लेकिन मेरे ख्याल से अगर हम समझा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके बाद आपका है आज्ञार्थक या विधिवाचक वाक्य। आज्ञार्थक मतलब समझते बेटा कि आज्ञा देना। हमने आपको बताया कि कार्य करना हो या कार्य करवाना हो, दोनों में आज्ञा देना या लेना होता है। आइए देखते हैं, जिन वाक्यों में आज्ञा, अनुमति, निर्देश, प्रार्थना या विनय आदि का भाव प्रकट होता है वे आज्ञार्थक वाक्य कहे जाते हैं। क्या क्या होता है बेटा, फिर से देख लीजिए। आज्ञा, अनुमति, निर्देश, प्रार्थना या विनय आदि का भाव प्रकट होता है वे आज्ञार्थक वाक्य कहे जाते हैं। जैसे कमरे से बाहर जाओ, ये आपका वाक्य में आज्ञा देने का कार्य किया जा रहा है। तुम कल आना, ये अनुमति भी हो सकता है और प्रार्थना भी हो सकता है और विनय भी हो सकता है। यानी ये तुम कल आना, ये आप किसी में भी देख सकते हैं, अनुमति में भी हो सकता है, प्रार्थना और विनय में भी प्रयोग किया जा सकता है। मेहरबानी करके आप शांत रहिए, यहाँ पे भी आपका आज्ञा के वाक्य हैं। कृपया मेरे साथ चलिए, अब यहाँ पर कृपया मेरे साथ चलिए तो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे प्रार्थना या विनय किया जा रहा है, और इसी तरह आपका जो है ये वाक्य पूरे हो जाते हैं। अब इसके आगे विस्मयादि बोधक या मनोवेगात्मक वाक्य हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते बेटा। और 4 भेद हमने पढ़ाया है, चारों भेदों के एक्सरसाइज कम से कम 10 आप लोग अपने फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।